हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाय एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 के ही फिफ्थ पार्ट को हम लोग देखते हैं। कह रहा है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हम लोग मान लेते हैं x अपॉन वाई। 2 is added in both numerator and denominator. So न्यूमरेटर में ऐड कर लेते हैं +2 और डिनोमिनेटर में भी ऐड करते हैं +2। तो ये कह रहा है बन जाता है 9/11। अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 11x + 22 ये हो जाएगा 9y + 18। इक्वेशन फॉर्म करते हैं -9y ये हो जाएगा 18 - 22 यानी -4। इक्वेशन बन गया 11x - 9y = -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल फॉर्म है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 3 ऐड कर दिया तो ये बन जाता है 5/6। कैलकुलेट करते हैं 6x + 18 ये हो जाएगा 5y + 15। 5y को इधर लाते हैं तो 6y - 5 = हो जाएगा -3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल के x अपॉन y में रख दिया जाएगा। तो इक्वेशन 1 था 11x - 9y = -4। तो 11x क्या हो जाएगा -4 + 9y। तो x क्या हो जाएगा -4 + 9y/11। इसे 3 मान लेते हैं और यूज़ 3 इन 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के y में सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं। ये होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 6x की वैल्यू -4 + 9y/11 -5y = -3 यही होता था। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 4 = 24 और 6 9 = 54y। और यहाँ 11 एलसीएम भी ले लेता हूँ तो डायरेक्ट करता हूँ 55y = -3 और ये है अपॉन 11। ये हो जाएगा -24 - y = -33। तो y क्या हो जाएगा -33 + 24 ये हो जाएगा -9। माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू कितनी हो गई 9। बहुत ईजी। यही y की वैल्यू x की जगह पे पुटअप कर दो। तो मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। x की वैल्यू है -4 + 9y/11 -4 9 11 y की वैल्यू है ये 9/11 -4 + 81/11 ये हो जाएगा 77/11 यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x अपॉन y क्या हो जाएगा 7/9। ये क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था, आराम से बस सिंपल कैलकुलेशन की ही लड़ाई थी। अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए निश्चित तौर पे बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। ये है आपका 3 का 5th पार्ट। अब 6th पार्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का। गाइस एक बार करना अगर सीख लोगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर 1-2 क्वेश्चन का अच्छे से भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में केवल और केवल थियोरेटिकल क्वेश्चन को लेके होती है, जहां इक्वेशन फॉर्म करना होता है। तो अगर थोड़ा सा भी उस पर मेहनत करेंगे तो बड़े आराम से इक्वेशन फॉर्म करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास सब्स्टिट्यूशन मेथड से अच्छी खासी क्वेश्चंस बनते हैं। एक भी क्वेश्चन बन गया तो कम से कम 3 से 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, है ना। इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते और इजी भी क्वेश्चन है। 6 पार्ट आराम से देखिए। 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है बाद में, क्या होता है आफ्टर मतलब बाद में। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times and that of his son। तो सन का एज मान लेते हैं, कुछ सन्स एज मान लेते हैं क्या x। उसके पिता यानी जैकब की एज 5 साल बाद अपने बेटे की 3 गुनी हो जाएगी। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी 5 साल, ये 5 साल बाद तो ये हो जाएगा x + 5। क्लियर है यहाँ तक। जेकब्स एज हमने क्या मान लिया x। फादर का एज मान लीजिए, नहीं जैकब्स के सन का एज, ये जैकब्स का एज हमने x माना ना। तो जैकब्स सन एज इक्वल टू क्या मान लेते हैं y। आफ्टर 3 years 3 साल
5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी, तो आफ्टर 5 ईयर्स एज निकाल लीजिए। आफ्टर 5 ईयर्स ये हो जाएगी x + 5 और सन हो जाएगा y + 5। 5 साल बाद यही होगा। कह रहा है 5 साल बाद हेंस जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के। तो जैकब जो है यानी x + 5 ये 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के। यही बस समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई किसी का दुगना है, कोई किसी का डबल है, दुगना है, तो वो अगर मैं दोनों बराबर लिखना चाहूँगा तो दुगना उसके में मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो वो आपके बराबर होगा। अपने में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अपने में दुगने का मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम तो और ज़्यादा हो जाओगे। जैसे आपकी एज दूसरे के एज से 3 गुनी है, 3 टाइम्स है, तो 3 का मल्टीप्लाई उसके एज में करना होगा तब आपके बराबर आएगा। इसलिए ये बराबर दिखाने के लिए हमें जो मल्टीप्लाई करना होता है ये उल्टा करना होता है। बस यही इसमें ट्रिक है। अगर ये कर लिए तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो गया। बस सिंपल, अब सॉल्व कर लो। x + y क्या हो जाएगा 3 + 15 यानी x - 3y = हो जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। कह रहा है 5 ईयर्स एगो, तो जैकब का एज 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, एगो मतलब पहले, तो x - 5, सन का क्या हो जाएगा y - 5। यहाँ भी देखो कह रहा है 5 साल पहले जैकब 7 टाइम है अपने बेटे के, तो जैकब 7 टाइम है अपने बेटे के। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं करूँगा क्योंकि ये बराबर मुझे दिखाना है, और बराबर दिखाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, इधर। x - 5 = हो जाएगा 7 - 35, x - 7y = हो जाएगा -30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस सॉल्व कर लो। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू हो जाएगी x = 10 + 3y। ये 3 कर लेना, पुटअप कर लेना 2 में, तो x की जगह पे 10 + 3y। अब यहाँ लिख लेना यूज़ 3 इन 2। ये सब बताने की बात नहीं, अब ये सब कर चुके हैं आप लोग। = -30, तो -4y = हो जाएगा 30 -10, ये हो जाएगा -40, तो y = कितना हो जाएगा 10। यानी जो इनके सुपुत्र की एज है वो कितनी है, 10 साल। अब पुटअप कर दो तो x क्या हो जाएगा 10 + 3y यानी 10 + 30, और ये हो जाएगा इनके पिता की एज कितनी हो जाएगी 40। बस इजी क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन टैकल कर लीजिए। मैं क्या बोला, क्वेश्चन ज़्यादा इसके टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। टफ क्या है, केवल और केवल थियोरेटिकल क्वेश्चन, और थियोरेटिकल क्वेश्चंस को भी अगर समझ के आप करते हैं तो निश्चित तौर पे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी एज के अगर दुगने या तिगुने की बात करते हैं और वो मुझे इक्वल दिखाना होता है तो वो दिगुना या तिगुना दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तब वो जाके आपके इक्वल दिखाएगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। इसका एक टॉपिक और बचा है एलिमिनेशन मेथड। निश्चित तौर पर नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी भी शुरुआत करेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को ख़त्म करके आगे आने वाले और सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। थैंक यू एवरीवन।